देखो वो जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं ना, देखो जो वो कमांड देना उसी को फॉलो करना है ना, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है ना। अपनी तरफ से वो करोगे तो जाहिर सी बात है इशू आपको होने हैं ना। वो बोले कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर, जिस तरीके से आईजीसीएसई में जो हमें वो कमांड को देता था ना, उसी तरीके से फॉलो करना है ना, ठीक है। जिस तरह वो आईजीसीएसई में हमें कमांड देता था, उसी तरीके से यहाँ पर भी वो हमें कमांड दे रहा है कि आपने वो करना क्या है, ठीक है। वो बोले कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड व्हाई द लिथियम सल्फाइड हैज अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर जो इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक तो कौन सा स्ट्रक्चर है, यानी कि जाइंट आयनिक है, जाइंट कोवलेंट है, जाइंट मेटालिक है, कौन सा है, और इसमें अट्रैक्टिव वो फोर्सेस कौन सी हैं, ठीक है। भाई लिथियम सल्फाइड है ना, लिथियम यानी कि मेटल। जी जी, फर्स्ट क्वेश्चन यही है क्लास का ना। और सल्फाइड यानी नॉन मेटल। लिथियम यानी कि मेटल, सल्फाइड यानी कि नॉन मेटल। अब देखो होता है क्या है यहाँ पे हमारे पास। देखो यहाँ पर हमारे पास हम लिखेंगे इट इज जॉइंट आयनिक लैटिस। इट इज जॉइंट आयनिक लैटिस। इट हैज strong electrostatic forces between the oppositely charged ions, ठीक है। ये हमारे पास 2 मार्क्स के लिए हो गया। अच्छा फिर देन उसके बाद, अब देखो यहाँ पे जरा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की सेंस में भी जो ना आएगा। कंप्लीट द टेबल नेमिंग ऑल द forces in separate sample of N2 and CO। भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर मॉलिक्यूल दोनों में सेम है, ठीक है, 14 14। तो यानी कि जो हमारे पास फोर्सेस होंगे इंड्यूस्ड डायपोल, वो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होंगी, कोई खास फर्क नहीं होगा। फिर वो बोले कि प्रेजेंस ऑफ डायपोल मोमेंट जीरो है। इसको इसका क्या मतलब है, N2 में नहीं है, CO में है। इसका अपना मतलब समझो, जैसे N2 है, डायपोल मोमेंट का मतलब क्या है, N2 है, ये तीनों डबल बॉन्ड जो है ना वो बना रहे हैं और ट्रिपल बॉन्ड बना रहे हैं आपस में। तो एज नाइट्रोजन के पास जो है वो लोन पेयर है, और नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करना चाहेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करना चाहेगा, जो शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना। लेकिन क्योंकि दोनों की फोर्सेस ये इक्वल हैं, तो दोनों एक दूसरे की एनर्जी को कैंसिल आउट कर देंगे। तो कोई भी पार्शियल चार्ज आ ही नहीं पाएगा। भाई ये भी वो चाह रहे हैं कि मैं शेड पे पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को तो पुल करूं और पार्शियल नेगेटिव हो जाऊं, ये भी यही बचा रहा है। लेकिन क्योंकि दोनों की फोर्सेस सेम है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो कोई भी डायपोल मोमेंट नहीं आ पाएगा, यानी कि ये ओवरऑल पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। डायपोल मोमेंट यानी कि पोलर, नॉन डायपोल यानी कि नॉन पोलर। अब जैसे सी ओ मेरे पास है, सी ट्रिपल बॉन्ड ओ, इसमें ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है इसको अपनी तरफ खींच लेगा, जो शेड पेयर है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर जो है वो पार्शियल वो नेगेटिव आ जाएगा, और कार्बन जो है वो लेस इलेक्ट्रो ये वो नेगेटिव है। तो जो ये इलेक्ट्रॉन के पेयर हैं, ये कार्बन से दूर चले आएंगे, कार्बन से दूर जाएंगे, कार्बन के ऊपर पार्शियल वो नेगेटिव आएगा, ऑक्सीजन के वो करीब चलेंगे, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव, तो वो क्या करेगा, इन शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ वो पुल कर लेगा, तो ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल वो नेगेटिव आ जाएगा, और ये शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन से दूर चले गए। ये शेड पेड ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन से दूर चले गए, जिसकी वजह से वो कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव जो है वो चार्ज आ गया। इसको बोलते हैं नेट डायपोल मूवमेंट, या डायपोल मूवमेंट, या पोलैरिटी, ठीक है। तो देखो इसमें जो है वो
टेक हुआ है, यानी कि पार्शियल वो चार्जेस आ रहे हैं ओवरऑल। इसमें जो है वो क्रॉस है, यानी कि आपस में वो कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो वो कोई भी नहीं आ रहा है। अच्छा देखो, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट सिमिलर है, कोई बहुत फर्क नहीं है। रीजन क्या है कि दोनों का जो इंड्यूस वो डायपोल है वो सेम होंगे ऑलमोस्ट, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो सेम है, दोनों नॉन मेटल्स है। अब वो बोले कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वैन फोर्सेस कौन कौन सी हैं। देखो इसमें कोई डायपोल मूवमेंट तो बन नहीं रहा हैंड टू में, तो परमानेंट डायपोल तो इसमें होगी नहीं। इसमें होगी खाली हाईडी फोर्सेस, यानी इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस। वेयर एज जो सी ट्रिपल बॉन्ड हो है, इसमें परमानेंट डायपोल जो है वो बन रहे हैं ना, डायपोल मूवमेंट बन रहा है, यानी ये परमानेंट डायपोल जो है वो बन रहे हैं। तो इसमें पीडीपीडी फोर्सेस भी होंगी और आईडीआईडी फोर्सेस भी होंगी। आईडीआईडी फोर्सेस तो हर जगह ही होती हैं, ठीक है। अब वो बोले कि सजेस्ट वाई द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल ऑफ सीओ कंटेन्स अ डायपोल मूवमेंट। वही है ना कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन वो कार्बन, क्योंकि ऑक्सीजन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तो वो शेड पेट ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपने करीब खींच लेगा, ठीक है। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव देन कार्बन, वो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है ऑक्सीजन। अच्छा फिर देन उसके बाद नीचे आते हैं। अच्छा देखो फिर सेम उसी वो तरह से जो है ना वो क्वेश्चन है, बट थोड़े अलग सेंस से वो दिया हुआ है ना, ठीक है। इस टाइप के वो क्वेश्चन बड़े स्टूडेंट के लिए हेक्टिक होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं, क्यों हेक्टिक होते हैं? देखो क्योंकि हमारे पास जो हमें आदत होती है ना, वो सिंपल सिंपल क्वेश्चंस को करने की होती है कि भाई अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रांग है तो क्यों है, किस लिए है, वो स्टूडेंट बता देता है, ठीक है। अब वो बोले कि कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2 आर बोथ एटॉमिक गैसेस। वही जो गैसेस पहले दी गई थी वही दोबारा दी गई हैं। द डायग्राम शोज अ अरेंजमेंट ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ सीओ गैस। अब देखो ये इसकी अरेंजमेंट जो दी गई है इलेक्ट्रॉन्स की ना, वो बोले कि स्टेट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस इन इन द वे द एटम्स इन द कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स आर बॉन्डेड टुगेदर कंपेयर टू द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। देखो अब ना एक बात आपको समझाता हूँ, नाइट्रोजन में क्या होता है। ये नाइट्रोजन जैसे मेरे पास है, ठीक? इसमें भाई नाइट्रोजन के पास तीन जो लोन पेयर्स होते हैं, तो तीन अनपेयर्ड होते हैं, तीन अनपेयर्ड शेयर किया और एक लोन पेयर। और इसके पास भी तीन अनपेयर्ड होंगे इसने शेयर किया और एक लोन पेयर आके। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरे पास नाइट्रोजन है। अब देखो दोनों में एक ना बिल्कुल वाजिब डिफरेंस आ रहा है, क्या है? देखो अब ये इसको जरा करीब लेके आके समझाते हैं। देखो यहाँ पे ना इसके जो कार्बन के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्रॉस से शो हुए हैं। जो कार्बन के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्रॉस से ना शो हुए हैं। अब कार्बन ने दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसके साथ शेयर करे हुए हैं, और ये कार्बन के और ये दो ऑक्सीजन के। फिर जो ये तो डबल बॉन्ड हो गए। अब जो ये ट्रिपल बॉन्ड तीसरा बॉन्ड बन रहा है, ये तीसरा बॉन्ड बन रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये ऑक्सीजन इसके साथ अपना लोन पेयर शेयर कर रहा है। यानी ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं ये ऑक्सीजन शेयर कर रहा है। यानी ये क्या है, ये जो है वो डेटिव बॉन्ड बन रहा है। यानी ऑक्सीजन शेयर कर रहा है ना, तो ये डेटिव बॉन्ड बन रहा है भाई। कोवेलेंट में तो ये कि दोनों एक एक शेयर करते हैं। जैसे कि एक ये वाला बॉन्ड था तो दोनों ने एक एक शेयर किया। फिर एक ये वाला बॉन्ड था, दोनों ने एक एक शेयर किया, एक ऑक्सीजन और एक वो कार्बन। बट जो आखिरी वाला है इसमें दोनों थॉट्स हैं, दोनों ऑक्सीजन ने शेयर किए हैं। तो ये डेटिव बॉन्ड जो है वो बन रहा है। अब इन दोनों में सिमिलरिटी क्या है कि दोनों में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, ठीक है। दोनों में तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं तो ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है। डिफरेंस क्या है वो दोनों में, कि सीओ में एक डायपोल बॉन्ड है और इसमें एक
और जो N2 है उसमें सारे के सारे कोवेलेंट है। डायपोल नहीं, सॉरी, डेटिव, ठीक है। सिमिलरिटी क्या है? बोथ फॉर्मिंग ट्रिपल बॉन्ड। और डिफरेंसेस क्या है? CO हैज वन डेटिव बॉन्ड while N2 has all covalent bond। सही। तो ये इनमें क्या आ गया, ये इनमें डिफरेंस आ गया। अच्छा, देन उसके बाद वो बोल रहा है कि the table states the electronegativity values of carbon, nitrogen and oxygen। कार्बन की 2.5, ऑक्सीजन की 3 और ऑक्सीजन की 3.5 है। use the electron negativity values and element details from the data booklet to complete the table below। N2 है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं? खैर ऊपर लिखा हुआ भी था लेकिन एग्जाम में तो नहीं आएगा। ऊपर वाले क्वेश्चन में भाई एन में, एक एन में 7 होते हैं ना, तो दो में कितने हो जाएंगे? 14। कार्बन में 6 होते हैं, ऑक्सीजन में 8 होते हैं, तो इसमें भी कितने हो गए? 14। ये प्रोडक्ट टेबल से आप देख लो। टाइप ऑफ वैन फोर्सेस यानी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हमने ऊपर उसको हमने ये कर दिया था ना। N2 में क्योंकि नेट डायपोल नहीं बन रहा है। अच्छा देखो, यहाँ पे उसने नेट डायपोल का जिक्र नहीं किया है ना, तो ये हमें खुद से वो देखना पड़ेगा। जहाँ पर डायपोल मूवमेंट बन रहा हो वहाँ पे पीडीबीडी फोर्सेस होती हैं। जहाँ पे डायपोल मूवमेंट नहीं बन रहा वहाँ पे पीडीबीडी फोर्सेस जो है वो नहीं होती। अब यहाँ पे डायपोल मूवमेंट तो नहीं बन रहा, तो यहाँ पे खाली आईडी आईडी होंगी। अब देखो यहाँ पर उसने हमें बताया नहीं है, तो ये क्वेश्चन इस सेंस में थोड़ा मुश्किल है। CO में क्या है? डायपोल मूवमेंट बन रहा है, ये पार्शियल नेगेटिव हो गया, पार्शियल पॉजिटिव हो गया, उन दोनों की इलेक्ट्रो नेगेटिविटी से वो डिफरेंस है। तो इस तरीके से हो जाएगा, पीडीबीडी भी होंगे, आईडी आईडी भी होंगे। फिर उसने बोला कि N2 is less reactive than the CO even though N2 has a lower bond energy than CO, suggest why CO is more reactive than N2। भाई बहुत ही सिंपल सी बात है कि CO जो है उसमें इलेक्ट्रो नेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है। और या तो एक सीधी सी चीज लिखो कि N2, देखो डेटिव बॉन्ड कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होता। देखो उसने बात बोल दी ना कि N2, देखो अब यहाँ बोला है कि N2 is less reactive than CO even though N2 has a lower bond energy। अब CO मोर रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर डायपोल्स क्रिएट हो रहे हैं। CO मोर रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि डायपोल मोमेंट उसमें क्रिएट हो रहा है, वो एक पोलर मॉलिक्यूल है, वो एक पोलर मॉलिक्यूल है इस वजह से। ठीक है। CO हैज अ डायपोल मोमेंट। और इस तरीके से लिख सकते हो, CO हैज परमानेंट पार्शियल चार्जेस। ये आपके ऊपर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और क्वेश्चन है। वो बोले कि भाई द टेबल शोज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सम ग्रुप 2 मेटल ऑक्साइड्स। द अच्छा, उनके कंपाउंड और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो गिवन करे हुए। वो बोले कि एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ द ऑक्साइड्स डाउन द ग्रुप 2 ना। अब देखो ये डाउन द ग्रुप 2 इनके मेल्टिंग पॉइंट का वो ट्रेंड क्या है? ये जब मैं वो नीचे आ रहा हूँ ना, इस तरीके से, तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा है। जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा है। सही है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है? देखो जब मैं नीचे आता हूँ ना तो साइज बढ़ता है क्योंकि शेल इंक्रीज हो रहे हैं।
मैंने क्या बात बताई थी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस को कौन सी दो चीजें की गवर्न करती हैं, एक चार्ज और एक साइज। ठीक है। जो साइज होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, चार्ज डायरेक्टली होता है। अब सारी ग्रुप टू के तो चार्ज तो सब पे +2 ही होगा, तो चार्ज का तो इशू नहीं है। मसला है साइज का। नीचे आ रहा हूँ तो साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जाहिर सी बातें डिक्रीज हो जाएंगी। सही। डाउन द curve, size of cations increases. Due to that, due to this, electrostatic force of attraction decreases। भाई जितना साइज बड़ा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि साइज से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी हमारे पास। सही। ये अच्छा क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ SiO2 इज मच हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ SO3। देखो अब यहाँ पे ना एक चीज आप लोगों को समझाता हूँ। देखो SiO2 मेरे पास क्या है और SO3 मेरे पास क्या है। देखो ये सिलिकॉन भी नॉन मेटल के उस वो टाइप में आता है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो अब देखो दोनों नॉन मेटल्स है ना, यानी कि प्योरली इन बिटवीन नॉन मेटल्स के बीच में वो बन रहा है। तो एक बात तो श्योर है कि दोनों कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे। दोनों कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे क्योंकि दोनों नॉन मेटल्स के बीच में। बट अब यहाँ पर ना हमें ये डिफरेंशिएट करना होता है। अगर दोनों नॉन मेटल्स के बीच में कंपाउंड बन रहा है, बट अब हमें नहीं वो समझ आ रहा कि भाई देखो दो टाइप्स हो गई ना। एक हो जाएगी मेरे पास जॉइंट कोवेलेंट हो गया, और एक सिंपल कोवेलेंट हो गया। कोवेलेंट की दो टाइप्स हो गई ना। अब इन दोनों में से वो जॉइंट कौन सा है, सिंपल कौन सा है, तो इसका मुझे पता चलेगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट से। अगर दोनों नॉन मेटल्स के बीच में हो, दोनों नॉन मेटल्स के बीच में, ये भी नॉन मेटल्स के बीच में, बट तो दोनों अब दोनों यहाँ कोवेलेंट है। अब कोवेलेंट के बाद मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये जॉइंट है या फिर सिंपल है। यानी कि SO3 जॉइंट है या फिर वो सिंपल है, SiO2 जॉइंट है या फिर वो सिंपल है। तो उसका बहुत ही एक सिंपल सा जो रूल होता है, जॉइंट का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, और सिंपल का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। तो इस तरीके से मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। वैसे तो स्पेसिफिक वो टाइप मेरे पास कोर्स में जो वो जॉइंट की है, जो मुझे वो याद करनी है, इसके अलावा मुझे याद भी नहीं करनी है। वो कौन सी है, सिलिकॉन है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, डायमंड है, ग्रेफाइट है, और ग्रेफाइट का भाई ग्रेफेन है। ये 5 टाइप्स हमारे कोर्स में है जॉइंट की, इसके अलावा कोई भी नहीं है। लेकिन ये तो एक आपको याद करने वाली वो चीज़ है। ये तो आपको बस ये वो याद करना है ना 5। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि मैं किस तरीके से आइडेंटिफाई वो कर सकता हूँ अगर मुझे ये याद नहीं है, या इससे हट के उन्होंने कोई वो दे दिया, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई वो करूंगा। तो वही मेथड है, दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैं दूंगा दोनों नॉन मेटल्स है, दोनों बॉन्ड नॉन मेटल्स के बीच में बन रहे हैं, यस। यानी कि इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे सल्फर ऑक्सीजन नॉन मेटल है, सिलिकॉन ऑक्सीजन नॉन मेटल है। अब मैं दूंगा नॉन मेटल के बीच में, तो ये कोवेलेंट होगा। लेकिन मैं यहाँ पर कंफ्यूज हूँ कि ये जॉइंट है या फिर वो सिंपल है। तो अगर जॉइंट होगा ना, जैसे सिलिकॉन ऑक्साइड है, वो बोले कि सिलिकॉन वाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिलिकॉन ऑक्साइड इज मच हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ SO3। यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड का बॉइलिंग पॉइंट मच हायर है, बहुत बहुत ज्यादा है, एज कम्पेयर टू SO3। क्योंकि सिलिकॉन ऑक्साइड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है तो वो जॉइंट होगा, और SO3 से बहुत ज्यादा है, SO3 का वो कम है, तो SO3 सिंपल कोवेलेंट होगा। इस तरीके से हमने आइडेंटिफाई करना है।
ओके, 3 मार्क के लिए है। SiO2 इज जॉइंट कोवेलेंट एंड joint covalent, and it has strong covalent forces, whereas SO3 is SO3 is simple covalent, and it has weak intermolecular forces। तो इस तरीके से हमारे पास होगा। अच्छा देखो, अक्सर जगह पे आपने चीज लिखी भी वो देखी होगी, एंड में एक पॉइंट लिखा होता है कि इट विल नीड मोर एनर्जी टू ओवरकम इट। देखो ये उस वक्त लिखा होता है कि जब यहाँ पर आपने ये स्ट्रॉन्ग और जाइंट, ये स्ट्रॉन्ग और वीक ना लिखा हो। आपने यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग और वीक लिख दिया ना, तो ये अंडरस्टूड है कि स्ट्रॉन्ग को ओवरकम करने के लिए ज्यादा फोर्सेस चाहिए होंगी, वीक को ओवरकम करने के लिए कम फोर्सेस चाहिए होंगी। आपने यहाँ पे स्ट्रेंथ लिख दी, स्ट्रॉन्ग और वीक, तो फिर ये लिखने की जरूरत नहीं है कि इट विल नीड मोर एनर्जी टू ओवरकम। आपने स्ट्रेंथ बता दी ना उसकी। देखो वी हैव 3 स्ट्रक्चर्स है। ये हमारे पास क्या है, ये तो मैं IGCSE में पढ़े हुए हैं। CH3, CH2, CH2, CH3। अब हमें बताया कि भाई कार्बन हाइड्रोजन में कोई डायपोल्स नहीं आते हैं ना, सिर्फ आईडी फोर्सेज जो है वो क्रिएट होती हैं। ठीक है। और जो CH3 हमारे पास है, ये करके, ये कार्बन है, इसके ऊपर CH3, एक और ऊपर भी CH3 है, फिर CH2, फिर ये CH, फिर ये CH3, और ये तो दिया हुआ है। अब देखो ये जो है ना स्ट्रेट चेन है। अच्छा, दोनों में आईडी फोर्सेस होंगी ना। और ये ब्रांच चेन है। ये थोड़ी ऑर्गेनिक की चीज़ है, उम्मीद है कि आपने IGCSE में पढ़ी भी होगी। ठीक है। ये स्ट्रेट चेन है, एक ब्रांच चेन है, और इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी हुए जा रहा है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है। तो ये बात, ये तो कंफर्म है कि जे का जो है ना हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब देखो जो जे और एच है ना, इनमें जो मेन फोर्सेस होंगी वो आईडी फोर्सेस होंगी। क्यों आईडी फोर्सेस मेन होंगी? क्योंकि भाई इनमें कोई डायपोल क्रिएट नहीं हो रहा ना। कार्बन और हाइड्रोजन में कोई डायपोल तो क्रिएट होता नहीं है। तो इनकी जो वो फोर्सेस होंगी वो आईडी फोर्सेस होंगी। बट जो जे है, जे की जो फोर्सेस होंगी ना, जे में मेन फोर्स होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि वो अपने से नीचे फोर्सेस को ओवरकम कर देती है। अब होता है क्या है, जो स्ट्रेट चेन होता है ना, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज कम्पेयर टू ब्रांच चेन। जो स्ट्रेट चेन होता है उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है एज कम्पेयर टू दी ब्रांच चेन, क्योंकि स्ट्रेट चेन में कॉन्ट्रैक्शन वो कम होता है। उसके अलावा ये जो मेरे पास जी है ना, जी में मेरे पास, जी एक छोटा मॉलिक्यूल है। इसका अगर आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बनाओगे तो क्या वो बन रहा है, C4H10। इसका तो बहुत ही ज्यादा वो बन रहा है एच का, 1 2 3 4 5 6 7, सात, नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन्स आ रहे हैं ना। और सारे के सारे वो सिंगल बॉन्ड है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 18। तो अब दोनों के, एक बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है। इसमें मोर, एक तो ये ब्रांच है और ऊपर से मॉलिक्यूल्स भी इसमें ज्यादा है एच में। तो इस वजह से एच का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है वो जी से बहुत ज्यादा होगा। क्यों? देखो दोनों में सिर्फ आईडी फोर्सेस है ना, दोनों में आईडी है। लेकिन एक तो एक ही जो जी, जो एच है ये ब्रांच है, और जो जी है वो स्ट्रेट है। एक तो फर्क ये आ गया कि क्यों जो है वो एच का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होगा। सेकेंडली, जो एच है वो बड़ा वो मॉलिक्यूल है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा होंगे, तो ज्यादा आईडी फोर्सेज जो है वो क्रिएट होंगी। अब वो बोले कि एक्सप्लेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ जी एच, G H and J
are shown below. Explain the differences in the boiling points of the three compounds. इन थ्री कंपाउंड के boiling point जो है वो एक्सप्लेन करो। देखो सबसे पहले जी और एच का जो है वो इनको पहले कंपेयर करते हैं और इनके बॉइलिंग पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं ना से। देखो सबसे पहले तो ये कि जी एंड एच बोथ हैव ओनली आईडी फोर्सेस। आप पूरा लिख देना इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, बट एच हैज मोर इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी आईडी फोर्सेस ज्यादा होती है। मोर इलेक्ट्रॉन्स एज इट इज बिगर या लार्जर मॉलिक्यूल as compared to G, and also H is branched and G is straight. G and G is straight। ये डिफरेंस आ गया इन दोनों के बीच में ना। ठीक है। सो H has more contact points या सरफेस एरिया। सही। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, मुझसे यहाँ पे गलती हो गई। मुझसे यहाँ पे गलती हो गई। जो स्ट्रेट चेन होते हैं उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो ज्यादा होता है। ये गलती हो गई, ठीक है। ये अच्छा यहाँ पर जो है ना उसके सेंस से मैंने वो लिखना होगा। एक मिनट। मोर इलेक्ट्रॉन्स के सेंस में ही आएगा ना, क्योंकि अगर मैं इस सेंस से देखूँ तो जी का तो वो ज्यादा हो जाएगा फिर। ठीक है। ये आ गया, ठीक है। G and H both have only ideative forces, but as H has more electrons, so it is a larger molecule as compared to G, so it has more ideative forces। ठीक है। सॉरी, वो फ्लो में जो है ना मैं बिल्कुल ही अपोजिट तरफ जो है वो ले गया। कभी कभी हो जाता है ऐसा भी। और ये पढ़ा वो होता है। ऐसा लगता है कि इस स्टूडेंट समझते हैं कि शायद टीचर को आता नहीं है। अच्छा देन एच और जी में अब एच और जे में आ जाओ। अच्छा जे सबसे अलग क्यों है? जे हैज अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग which is more stronger than the ideative forces, so that's why it has highest of the boiling point, whereas J has हाइड्रोजन बॉन्डिंग। J के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी which is more stronger than ID forces in G and H। अच्छा देखिए बोले द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ द वाटर मिथेनॉल एंड मिथॉक्सी मीथेन CH3OH आर गिवन below। सही है। द फिजिकल properties of the covalent compound such as its melting point, boiling point, and the vapor pressure or the solubility are related to the strength of the attractive forces between the molecules of that compound. These relatively weak attractive forces are called intermolecular forces, and they differ in their relative strength, including the following: A. Attraction involving permanent dipole. B. Attraction involving temporary or induced dipole. And the C is the hydrogen bonding. By using the letter A, B, C, state the strongest intermolecular force present in each of the following compound. For each compound, write the answer on the dotted line। अब देखो जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये देखो अब यहाँ पे आ, इसमें तो दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है। अच्छा एथेनॉल का दिया हुआ है। देखो जैसे यहाँ पर मैं आपको एक चीज सिखाता हूँ ना, इसको देखो सिर्फ। देखो इसमें ना वाटर में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आ रही हैं। वाटर में दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो सकती है, मल्टीपल यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। इसमें एक ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो सकती है। ठीक है। बाकी परमानेंट डायपोल होंगे, उससे है वो नहीं है। जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मैं वो रेड से मैंने शो किए, और जो परमानेंट डायपोल है उसको मैं लाइट और ग्रीन से शो कर रहा हूँ। और इसमें दोनों परमानेंट डायपोल्स होंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? कि जब आपका हाइड्रोजन कनेक्टेड हो इन तीन में से किसी एक के साथ, या तो फ्लोरीन से या ऑक्सीजन से या नाइट्रोजन से। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है। अब मुझे एक बात बताओ, इन तीनों में से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट वो किसका होगा? तो भाई यहाँ पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे जिसका हाईएस्ट होगा ना, वो होगा कि जिसमें जिसकी फोर्सेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग होंगी। देखो, अगर मैं यहाँ पर आपके सामने को इसके बाद एक्सप्लेन करता हूँ किसमें क्यों वो ज्यादा है। सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा। बहुत ही वो कॉमन, यानी कॉमन सेंस की बात है। इसमें क्यों आ रहा है? क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आ रही हैं। क्योंकि इसमें दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स आ रही हैं। एक ये रही, एक ये OH और एक ये OH, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही हैं। और इससे वो काम इसका क्यों सबसे ज्यादा इसका क्यों है H2O होगा? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग सबसे ज्यादा है, दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका सबसे ज्यादा इसका सेकंड पे क्यों? क्योंकि एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, भले ही एक है लेकिन है। ठीक है। इसका सबसे वीक क्यों है? क्योंकि इसमें खाली परमानेंट डायपोल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ही नहीं। वो परमानेंट डायपोल और आईडी फोर्सेस इसमें होंगी। तो ये चीज हमारे यहाँ पे होती है जो कि हमें देखनी होती है। अगर किसी में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हायर होगा। अब मुझे क्वेश्चन जो है ना पता नहीं कहाँ है, वो मिल नहीं रहा इसका, नहीं तो मैं आप लोगों को भी करा था। वो मैंने निकाल के रखा था लेकिन कहीं वो मिस हो गया। सही। अच्छा, अब यहाँ पे ना देखो, अब यहाँ पर क्या है, जैसे ये वाला हमारे पास क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजाइन, ये हमारे पास जो है वो C2H4 है। ये हमारे पास C2H4 है, और ये हाइड्रोजाइन है, यानी कि C2H4 और N2H4, ये हमारे पास है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास है क्या, ये यूं करके होता है C2H4 ना, दोनों को मैं यहाँ पे बना देता हूँ। C2H4 यूं करके है, और हाइड्रोजाइन यूं करके है। अब होता क्या है, वो बोल रहा है कि भाई, अच्छा हाइड्रोजन को ओपन करूंगा तो यूं करके बन जाएगा। एक सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है। अब वो बोल रहा है कि अगर मैं इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट देखूं और सॉलिबिलिटी अगर मैं वो देखूं, तो देखो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, C2H4 यानी कि इथीन का। इसका है -169, इसका मेल्टिंग पॉइंट है +2। अच्छा खासा जो है ना वो डिफरेंस है, कोई बहुत माइनर डिफरेंस जो है वो नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। अब एक और बात सुन लो, ये इनसॉल्युबल है और ये हाईली वो सॉल्युबल है। और इथेनॉल में तो दोनों ही वो सॉल्युबल। देखो, वाटर में सॉल्युबिलिटी तीन तरह से होती है ना। पहले भी एक्सप्लेन किया, यहाँ पे बता देता हूँ। एक तो ये कि चार्जेस के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा डिपेंड करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर। अब चार्जेस दो टाइप के होते हैं। एक हमारे पास होता है नॉर्मल चार्जेस, एक होते हैं पार्शल चार्जेस। तो जो आयनिक कंपाउंड है वो तो वाटर में डिसॉल्व होता है। आयनिक कंपाउंड की वाटर में सॉलिबिलिटी सबसे स्ट्रांग होती है। फिर उसके बाद आती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, फिर आती है जिनके ऊपर पार्शियल वो चार्जेस होते हैं। ये तीनों जो है ना वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब देखो ये जो एंड के दो है ना, ये दोनों कोवेलेंट होते हैं। सिर्फ ऊपर वाले जिसे परमानेंट चार्जेस है वो आयनिक होते हैं खाली। ठीक है। सिर्फ चार्जेस जो है ना वो आयनिक में होते हैं। सिर्फ जो चार्जेस हैं वो आयनिक में होते हैं, बाकी नीचे के दो तो कोवेलेंट के हैं। बाकी नीचे के दो तो कोवेलेंट के हैं भाई। सही है। ये दोनों तो कोवेलेंट के हैं, और ये जो चार्जेस हैं ये आयनिक के हैं। ठीक है। चार्जेस आयनिक में होते हैं। अब
जिसमें वो चार्जेस होंगे वो हाईली सॉल्युबल होगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो हाईली वो सॉल्युबल होगा वाटर में। और जो पार्शियल चार्जेस हैं वही वो सॉल्युबल होते हैं, लेकिन कोई हाईली नहीं होते, होते हैं। अगर वो एसिड होगा तो बहुत ही हाईली होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे होता है कि उसने कहा है कि ये हाईली वो सॉल्युबल है वाटर में, क्यों है? क्योंकि यहाँ पे NH का बॉन्ड बन रहा है, NH बॉन्ड यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। NH का बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अभी एक्सप्लेन किया है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जब आपका हाइड्रोजन कनेक्टेड हो किससे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से। जब आपका वो इन तीन में से हाइड्रोजन किसी एक से कनेक्टेड हो तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो बनाते हैं। अब क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, क्यों- इस वजह से ये वाटर में हाईली वो सॉल्युबल है। बाकी इथेनॉल में वो सॉल्युबिलिटी क्यों है? क्योंकि भाई दोनों कोवेलेंट है। NH4 में भले ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है लेकिन है तो कोवेलेंट ना, ठीक है। अब ये तो हमारा क्वेश्चन था नहीं, वो आगे वो उसने जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ये है कि अच्छा देखो, वो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन कर रहा है। जो मैंने अभी बात बताई है ये घुमाने वाली बात थी, ये वो बात थी जो बच्चों के सर के ऊपर से वो निकल जाती है। अच्छा, एक ये वो क्वेश्चन है भाई, अगर C2H4 वाटर में इनसॉल्युबल है तो ये वाटर में है क्या, ये करेगा क्या? भाई N2H4 का तो बता दिया कि भाई वाटर में ये डिसॉल्व हो जाएगा, हाईली वो सॉल्युबल है ना, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है, ठीक है। तो ये तो हाईली वो सॉल्युबल है, बट C2H4 क्या वो करेगा? जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो पाता वो वाटर से रिएक्शन वो कर लेता है। तो अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड, कोई अगर कंपाउंड वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो फौरन से आपके ये दिमाग में आनी चाहिए कि ये कोवेलेंट है, ये आयनिक नहीं है। आयनिक होता तो वाटर में डिसॉल्व हो जाता। अब क्योंकि ये वाटर से रिएक्शन कर रहा है तो ये कोवेलेंट है। क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल है तो ये वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो ये वाटर से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, सही। अच्छा, अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि भाई द मेल्टिंग पॉइंट the melting point and the boiling point of hydrogen are much higher than those of ethene, suggests the reasons for these differences in terms of the intermolecular forces each compound possesses। अब ये वही क्वेश्चन है कि भाई C2H4, अब उसने स्ट्रक्चर का कुछ भी नहीं बोला, नहीं मैंने वो बताना है, ठीक है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का उससे मुझसे वो पूछा है, सिंपल कोवेलेंट, जायंट कोवेलेंट, आयनिक शायनिक कुछ भी नहीं उसने मुझसे यहाँ पे पूछा, ठीक है। तो C2H4 हैज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एक मिनट, वीक वेंडर वॉल फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर में तो वो भी आ जाएगी हाइड्रोजन में, वेयर एज N2H4 हैज स्ट्रॉन्ग। अब क्योंकि है नीचे है तो वो भी लिख दो, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट फोर्सेस है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो इट विल नीड more energy forces in N2H4 than in C2H4। अच्छा देखो, ये बड़ा ना टेढ़ा टाइप का क्वेश्चन है। Period 3 elements react with the chlorine gas to form chlorides. The table shows the differences in the observation which occur when the two period 3 chlorides are added to the water ना, ठीक है। अब वो बोल रहा है कि भाई जो अगर मैं जो NaCl है ना, जब वाटर में ऐड कर रहा हूँ तो वो वाइट सॉलिड डिसअपियर हो रहा है, कलरलेस सॉल्यूशन बन रहा है, यानी कि NaCl वाटर में डिसॉल्व हो रहा है, ठीक है। जो NaCl जो था वो पहले वाइट सॉलिड था, मैंने वाटर में वो डाला तो वो वाटर में डिसॉल्व हो गया, सही है। जब भी मैं किसी चीज को वाटर में डालूं
उसका कोई स्पेसिफिक कलर है वो सॉलिड का, बट आफ्टर एडिंग इनटू दी वाटर वो कलर डिसअपियर हो जाए और वो एक कलरलेस सॉल्यूशन में चेंज हो जाए। दैट मीन्स कि वो वाटर में डिसॉल्व हो गया। क्या हो गया? वाटर में डिसॉल्व हो गया। और जो वाटर में डिसॉल्व होता है वो कौन सा होता है? वो हाइनिक होता है, ठीक है। यानी कि फिर से बता रहा हूँ, मेरे पास कोई भी भाई वो सॉलिड है XYZ, मैंने इसको वाटर में डाला, वो वाटर में डिसॉल्व हो गया। वो सॉरी, उसका एक जो भी अपीयरेंस, जैसे व्हाइट सॉलिड था, वाटर में डाला तो वो व्हाइट सॉलिड डिसअपियर हो गया वाटर में, और एक कलरलेस सॉल्यूशन को बन गया, तो यानी कि वो वाटर में डिसॉल्व हो गया। लेकिन अगर मैंने किसी सॉल्यूशन को डाला, या फिर किसी मैंने सॉलिड को डाला, वो वहीं का वहीं रहा, या फिर उसने कोई ऑब्जर्वेशन चेंज कर ली लेकिन कलरलेस नहीं हुआ, कोई वो सॉलिड चीज बना ली, या कोई भी उसने कोई और वो कलर बना लिया, यानी वो वाटर में डिसॉल्व नहीं हुआ। सी, या तो इसको इस तरीके से को समझो कि भाई कलरलेस सॉल्यूशन तो खैर कोई कोई कलर भी आ सकता है। इन शॉर्ट, मैंने किसी सॉलिड को डाला और वो सॉल्यूशन में चेंज हो गया ना, डिसअपेयर हो गया, यानी कि वो डिसॉल्व हो गया। सही है। और एक और में मैंने किसी सॉल्यूशन को वाटर में डाला और उसने कुछ पीपीटीज को बना लिया वाटर में डालने के बाद, यानी कि उसने क्या किया? वाटर से रिएक्शन कर लिया। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें। देखो, जैसे हम कॉपर डालते हैं ना, अगर ट्रांजिशन मेटल का कोई आयनिक कंपाउंड में डाल दूंगा तो वो तो कलर सॉल्यूशन ही बनाएगा, वो कलरलेस नहीं बनाएगा। यहाँ पे NaCl था, यहाँ पे ग्रुप 1 का मेटल था, तो इसने कलरलेस सॉल्यूशन बनाया। लेकिन अगर मैं वो कॉपर डालता तो वो कॉपर वाला ब्लू कलर आ जाता। ठीक है। तो जब सॉलिड में डालूंगा और डिसअपियर हो जाएगा तो वो वाटर में डिसॉल्व हो गया। और अगर मैंने कोई सॉल्यूशन डाला, उसने कोई पीपीटीज वगैरह बना लिए, यानी उसने वाटर के साथ रिएक्शन कर लिया, तो वो कोवलेंट है, डिसॉल्व हो गया तो आयनिक है। अब बोले देखो, अब वो बोले कि एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ बॉन्डिंग व्हाई द NaCl एंड SiCl4 बिहेव डिफरेंटली व्हेन एडेड टू द वाटर। ये वही चीज है जो मैंने आपको इससे पहले डिस्क्राइब करी है। NaCl आयनिक कंपाउंड है, तो इट डिसॉल्व्स इन वाटर, एंड SiCl4 इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, सो इट reacted with water. NaCl is ionic compound, so it dissolves in water, whereas SiCl4 is whereas SiCl4 is covalent, so it reacted with water. अच्छा, फिर एक और मजे का पार्ट है इसका, ठीक है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की बेस पे ना, वो बोले कि एक्सप्लेन इन bonding in NaCl is different from the bonding in SiCl4। भाई, जब मैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी को कंपेयर वो करूंगा ना, तो जो Na की जो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी है वो Cl से कम है, इस तरीके से बोलेंगे। Na is the difference of electronegativity in NaCl is more than in SiCl4, so ionic bonding